हेलो दोस्तों, कल एसएसटी का पेपर है। तो आज मैं आपको कवर कराऊंगा इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थव्यवस्था, जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये कुछ है नहीं, ये मेरी स्कूल एंड कोचिंग का नाम है। सबसे पहली बात कि जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक, चौथा अर्थव्यवस्था, पांचवा है आपदा प्रबंधन। ये क्लास 10 में, और जिसमें मैं आपको एक सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। सबसे पहली बात कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होता है, वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब देखिए दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटा गया। दैट मीन्स अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो सेक्टर है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अब हम आपको बताएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं। तो किसी भी चीज की खेती करना, ये सब कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम है ना, खेती से, कृषि से, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे है मछली पालन, प्राथमिक क्षेत्र; सब्जी उगाना, प्राथमिक क्षेत्र; गेहूं उगाना, प्राथमिक क्षेत्र; वनों की खेती, प्राथमिक क्षेत्र। अब हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु का निर्माण करना। देखिए, अगर किसी वस्तु का निर्माण होता है तो वो जो है ना, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। जैसे में कलम का निर्माण करना, मशीन का निर्माण करना इत्यादि। अब उसके बाद से तृतीय सेक्टर, दैट मीन टर्सरी सेक्टर। और इस टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सर्विस मतलब सेवा करना, जैसे हम पढ़ाना सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। पढ़ाना, कोई काम करना, मतलब जिससे लोगों की मतलब फायदा हो, लोगों की भलाई हो, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? टर्सरी सेक्टर। जैसे हम बैंकिंग में काम करना, बैंक में जॉब करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा सर्विस सेक्टर। रेलवे में जॉब करना है, क्या क्या किसके अंतर्गत आएगा? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार का होते हैं। पहला जो है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व मतलब होता है मालिक, कोई निजी व्यक्ति के हाथ में हो, उसे हम कह देंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देश में है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अमेरिका और जापान में। अमेरिका और जापान में कौन सा व्यवस्था है? पूंजीवादी। जैसे अब देखिए, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल का मालिक जो होगा वो प्राइवेट आदमी होगा, दैट मीन्स उसको कह देंगे पूंजीवादी। लेकिन जो गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा? समाजवादी। उसमें पूरे समाज का योगदान होता है। अब बात करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व सरकार का हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर लागू है? चीन में लागू है। अब बात किया जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के हाथ में हो, उसे हम कह देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात की जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जितना आपको बताया जा रहा है, मेरा गारंटी है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली से हम यही समझते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब बात करेंगे मौद्रिक प्रणाली से क्या समझते हैं। तो देखिए, अगर वस्तु के बदले मुद्रा दिया जाए, मतलब पैसा से सामान खरीदा जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे कह देंगे मौद्रिक प्रणाली। नेक्स्ट, उसके बाद से इनकम, आय से आप क्या समझते हैं? तो किसी व्यक्ति द्वारा फिजिकली या मेंटली मेहनत जो करता है, उसके बदले जो उसको पारिश्रमिक जो मिलता है ना, उसे हम कहते हैं आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी देश की राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या का अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या।
सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का जो गणना है दादा भाई नेहरू जी ने किया था 1868 ईस्वी में, और 20 रुपया गणना किए थे। कितने रुपया गणना किए थे? 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो बिहार के पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण बहुत से, जैसे में तेजी से बढ़ती जनसंख्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। आधारिक संरचना का अभाव, दैट मीन्स लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना, स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, कॉलेज की व्यवस्था अच्छा नहीं है, रोड का, बिजली का, सड़क का। बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। देखिए जो बिहार है ना, बिहार में हमेशा बाढ़ और सुखाड़ आता है। उसका रीजन है कोसी नदी। उसके बाद से इंडस्ट्रियल पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, एंड उसके बाद से गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलोनी से क्या समझते, उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश को अपने तरीका से चलाए, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देशों को अपने तरीका से चलाए, उसे उपनिवेश कहा जाता है। जैसे हम भारत किसका उपनिवेश रहा? ब्रिटेन का रहा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेलर का स्पेलिंग देखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम 24 घंटा चालू रहता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब अगला क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं? दैट में जीडीपी से आप क्या समझते हैं? तो एक वर्ष के अंदर किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसके योग, उसके सम को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष के अंदर किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसके कुल योग को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट है समावेशी विकास से क्या समझते हैं? दैट मीन्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो वैसा विकास जो समाज के सभी वर्गों को हो और कोई भी वर्ग छूट ना जाए, कोई भी समाज के कोई भी वर्ग अछूता ना रह जाए, उसे हम कहते हैं समावेशी। समावेशी मतलब सभी का विकास होना, चाहे वो गरीब हो फिर अमीर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? किसी क्षेत्र के विकास के लिए जिसका जरूरत होता है उसे आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे बिजली की जरूरत, पानी की, सड़क की, कॉलेज की और अस्पताल की। उसके बाद से वैश्वीकरण, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का मतलब विश्व के सभी बाजारों को एक साथ लाना वैश्वीकरण कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन से क्या समझते हैं? जब कोई सरकारी काम किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाता है तो उसे निजीकरण कहते हैं। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण से क्या समझते हैं? उदारीकरण का मतलब एक देश द्वारा दूसरे देश पर लगाए गए टैक्स को डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना को ही हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन कहते हैं। ये 1991 या 2 में स्टार्ट हुआ था। कोर बैंकिंग सिस्टम से क्या समझते हैं? एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को इलेक्ट्रॉनिक कोड के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, उसे कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। अब अगला है डेबिट कार्ड। अगला क्या है? डेबिट कार्ड। यह बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके माध्यम से जमा राशि का उपयोग किया जाता है। इसमें राशि निकालने का लिमिटेशन होता है। देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है? तो ये बैंक के द्वारा दिया जाता है जिसमें एक लिमिटेशन भी लागू होता है, एक प्लास्टिक जैसा कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके माध्यम से खाता में जमा राशि का उपयोग किया जाता है। इसके अंतराल राशि निकालने का लिमिटेशन नहीं होता है, मतलब उतना नहीं होता है, कम होता है। एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का रिपोर्ट सबसे पहले अमेरिका देश ने जारी किया था। एचडीआई जो है, एचडीआई के अंतर्गत हेल्थ, लाइफ पीरियड और एजुकेशन। देखिए एचडीआई जो है इसमें 3 चीज देखा जाता है, हेल्थ, लाइफ पीरियड एंड एजुकेशन देखा जाता है। अब उसके बाद से पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल होता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रतिदिन न्यूनतम 2100 कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। इससे कम होने पर गरीबी रेखा के अंतर्गत आते। देखिए जो गरीबी जो रेखा है ना, दैट मीन जो पॉवर्टी लाइन है, उसको एनर्जी लेवल पर मतलब बांटा गया है। शहर में अगर कोई आदमी रह रहे 2100 कैलोरी से उनको एनर्जी कम मिले, उनको बोल देंगे हम गरीब। वही गांव की बात करें तो गांव में जरूरत पड़ता है 2400 कैलोरी। गांव में कितना जरूरत पड़ता है? 2400 कैलोरी। उसके बाद से विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है और दूसरे स्थान पर किसका है? भारत का है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में सबसे पहले तमिल लैंग्वेज भारत में सबसे ज्यादा तमिल लैंग्वेज बोला जाता है और 2 नंबर पर हिंदी है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। देखिए भारत जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का। और सबसे 2 नंबर पर कौन सा है? 2 नंबर पर यूपी है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल बैंक के कार्यों को लिखे। कमर्शियल बैंक के कार्यों को लिखिए। जो देखिए
जो कमर्शियल बैंक है ना वो फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, दैट मीन्स अस्थाई जमा भी, सेविंग डिपॉजिट भी और करंट डिपॉजिट भी एंड रिकरिंग डिपॉजिट दैट मीन्स आवर्ती जमा। फिक्स डिपॉजिट जब पैसा को फिक्स समय के लिए जमा किया जाता है उसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। सेविंग डिपॉजिट जब पैसा को किसी भी समय पर निकाल लो या जमा कर दो तो उसे क्या कहते हैं, सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। करंट डिपॉजिट जब पैसा ज्यादा निकालना हो या रखना हो उसे कहते हैं करंट डिपॉजिट। इसका उपयोग जो है ना बिजनेसमैन मतलब ज्यादा करते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट जब पैसा को हर माह भरना पड़े या 6 महीने या 3 महीने को उसे कह देंगे रेकरिंग डिपॉजिट। नेशनल इनकम से क्या समझते हैं, किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम का गणना जो होता है ना CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। CSO का स्थापना 1951 में हुआ था। अब बात करेंगे योजना आयोग दैट मीन्स प्लानिंग कमीशन से क्या समझते हैं। भारत देश के विकास के लिए जो 5 साल का योजना बनाया जाता है ना उसे योजना आयोग कहा जाता है, दैट मीन्स प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के देख रेख के लिए प्रधानमंत्री के अलावा 8 सदस्य और होते हैं। योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय आयोग से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय से किसी देश में, ये तो ऑलरेडी अभी मैं आपको बताया हूँ, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश उतना ही विकसित माना जाता है। अब उसके बाद से GNP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। NNP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने 20 रुपये बताया था। पॉवर्टी लाइन में आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयों को लिखें। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाई होती है, जैसे में आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। देखिए भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़, इतने लोगों का आंकड़ा निकालने में कठिनाई होती है, पहला कठिनाई हुआ। दूसरा दोहरी गणना की संभावना, इतनी जनसंख्या में किसी व्यक्ति का दोबारा गणना हो जाता है, ये भी एक खतरा है। मूल्य के मापने में कठिनाई, इतनी जनसंख्या में बराबर मूल्य बांटना भी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अनुमान लगा दिया जाता है। वित्तीय वर्ष बात कीजिए, वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय, देखिए अगर बात कीजिए सबसे ज्यादा कौन सा राज्य का प्रति व्यक्ति आय, तो गोवा का है। पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बिहार में सबसे ज्यादा पटना जिला का। वैश्वीकरण का बिहार पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। पहला सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, कृषि उत्पाद में वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि, निर्धनता में कमी, शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ। उसके बाद से बात करें विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि हुआ। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रभाव पड़ा, रोजगार पर प्रभाव, आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश होने लगा। अब उसके बाद से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार, सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, धारा 6 के अंतर्गत आता है। इनको क्या क्या अधिकार दिया है, तो पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है चुनाव या पसंद करने का, चौथा है सुनवाई का अधिकार, पांचवा है शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, छठा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। ग्राहकों को कोई वस्तु खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो ग्राहकों को कोई वस्तु खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वस्तु का कीमत जानना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को लिखे, तो व्यावसायिक बैंकों का 4 महत्वपूर्ण कार्य है। पहला जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना, चौथा एजेंसी संबंधी कार्य। सहकारिता से क्या समझते हैं, सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या है, यह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते एवं गांवों के विकास में योगदान करते हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 3 चीज, जीवन आशा, शिक्षा, जीवन स्तर। अब बात करें बीमारू, तो देखिए बीमारू जो राज्य है ना 4 है, बिहार है, मध्य प्रदेश, असम 5 है, बिहार है, मध्य प्रदेश, असम है, राजस्थान और फिर यूपी है। बीमारू राज्य का मतलब गरीब राज्य होता है, ना कि बीमार। अब उसके बाद से बात करेंगे कुछ और फुल फॉर्म है। पहला देखिए
एचपीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। बीपीआई का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय लिखे। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का निम्नलिखित उपाय है जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, बाढ़ पर नियंत्रण होना चाहिए, आधारिक संरचना का विकास, उसके बाद से गरीबी का दूर करना, शांति व्यवस्था स्थापना करना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण करना। और तो ये भी बोला जा सकता है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो जो बिहार है बहुत जल्दी बिहार क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बिहार विकसित हो जाएगा। दोस्तों ये मेरे कोचिंग का नाम है MMSC स्कूल एंड कोचिंग अरंडा हसनपुरा। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा ही नाम है, मैं ही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ इसे शेयर कीजिएगा।